वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और हिस्ट्री का लॉर्ड कॉर्नवेल्स 1786 से लेकर 1793 तक थे। स्ट्रेट अवे मैं टॉपिक पे आता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। जी हाँ, आपने कल पढ़ा होगा कि बैरन हेस्टिंग जो है वो 1771 से लेकर 1773 तक जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल रहे और 1773 से लेके 1770 जी हाँ 1785 तक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। तो फर्दर इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जब वो इम्पीचमेंट उनकी हो रही थी, यानी उनके उनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए गए थे और जब वो ऑफिस वैकेंट था, हमेशा याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब वो वैकेंट खाली था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, तो उस वक्त वैरन हेस्टिंग के बाद कुछ समय के लिए, कुछ मंथ्स के लिए 85 से 86 तक गवर्नर जनरल जो है वो एमसी फर्सन रहे थे, एमसी मैकफर्सन रहे थे। तो आज जो गवर्नर जनरल हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवेल्स 1786 से लेके 1793 तक। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज को इंडिया में। और इंडिया के पहले ये इंसान है सत्येंद्र नाथ टैगोर। He became the first Indian to qualify civil services. Always asked question, always it has been asked, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और आगे जो आपको दिखाई देंगे क्वेश्चंस डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए हैं। Lord Cornwallis introduced Daroga system. What was this system? Daroga means the police system headed by Daroga. Who introduced Daroga system? Lord Cornwallis. चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसमें आपको ये स्टैटिक पोर्शन है और इसको सिर्फ लर्न करना है, रिमेंबर करना है, रीडिंग करनी है इसको लगातार, और ये आपको जो है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड, लॉर्ड कॉर्नवेल्स की बात चल रही है, इंट्रोड्यूस्ड पार्डनिंग पावर विद द गवर्नर जनरल। याद रख लीजिएगा, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे हमारे साथ, हम डीपली आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। अब हमारे जेके पीएसआई बैच में भी शामिल हो जाएंगे। आप अगर होना चाहोगे हमारे बैचेस में जेके पीएसआई के, आप शामिल हो सकते हो, हमारे साथ रब्ता कर सकते हो। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवेल्स इंट्रोड्यूस्ड पार्डनिंग पावर विद द गवर्नर जनरल एंड आल्सो वीटो पावर। आज आपके प्रेसिडेंट जो है इंडिया में, उसके पास पार्डनिंग पावर है और वीटो पावर भी है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने। ही इंट्रोड्यूस्ड, very famous, always asked this question has been asked many times in many exams. Introduced permanent settlement of land revenue in Bengal, commonly known as zamindari system और इस्तेमरारी बंदोबस्त। याद रख लीजिएगा, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड जो है इसका दूसरा नाम था इस्तेमरारी बंदोबस्त। इसमें जो है वो पे करना था ज़मींदार को 10/11 लैंड रेवेन्यू, और इसमें इस तरह से बात चल रही थी कि ज़मींदार जो है वो मास्टर्स ऑफ देयर लैंड थे और कल्टीवेटर्स एज टेनेंट्स, जो कल्टीवेट करते थे वो टेनेंट्स थे। चलिए उसके बाद फिर गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। एक खामोश गवर्नर जनरल थे सर जॉन शोर। 1793 से लेके 1798 तक इनकी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी किसी के साथ कोई लड़ाई शड़ाई नहीं करनी है। उसके बाद फिर लेकिन इनके दौर में एक बहुत बड़ी बैटल होती है, ये याद रख लीजिएगा, बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठा, और निज़ाम वाज डिफीटेड। याद रख लीजिएगा, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ जो खारदा है वो किसके बीच में हुई थी? निज़ाम और मराठास के बीच में, जिसमें निज़ाम की जो है वो शिकस्त हुई थी। उसके बाद चार्टर एक्ट को जो है वो पास किया गया था। इस चार्टर एक्ट को आप देखोगे लगातार 20 साल के बाद इसको पास किया जाता है। फिर 19 जो 1793 के बाद 1813 में, फिर 33 में, इसी तरह से 53 में। सो चार्टर एक्ट जो है वो पास किया गया था 1793 में, और इसने यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, विच कंटिन्यूड और एक्सटेंड द ट्रेडिंग चार्टर एंड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ट्रेड की, वो 20 साल तक एक्सटेंड की गई। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एक और गवर्नर जनरल आ गए, लॉर्ड वेल्सले। 1798 से लेके 1805 तक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ऑलवेज आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स, इंट्रोड्यूस सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंसेस। व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ अलायंसेस? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इन स्टेट ज्वाइनिंग, जो भी इस सिस्टम के साथ ज्वाइन करेगी, सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस बिकेम द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। यानी प्रोटेक्टोरेट का मतलब है ब्रिटिशर्स उनको जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, इसीलिए इसे कहा जाता था सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंसेस। और
लोकल रूलर को करना क्या था, एक तो उनको सिर्फ मैनेज करना था इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें मैनेज करना था, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसके पास आर्मी नहीं होती। जो लोकल रूलर था उसके पास अपनी आर्मी नहीं होती। हिज आर्मी वाज डिसबैंडेड एंड हैड टू पे टैक्सेस टू कंपनी, और उसके साथ साथ कंपनी को टैक्सेस भी पे करने थे। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो भी जो है वो लीडर या रूलर सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस में ज्वाइन होता था, तो उसे जो है वो ये चीज़ें पे करनी होती थी। आप देखिएगा, पहला इंसान या पहला जो लीडर है या रूलर है वो कौन था, जो सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस में शामिल हुआ है। Nizam of Hyderabad was the first to sign subsidiary system of alliances. Who signed the subsidiary system of alliances? It was Nizam of the Hyderabad. Sorry, Nizam of Hyderabad. Yes. चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फर्दर इसको देख लेते हैं। Wellesley also introduced a subsidiary system of basin. एक तो इन्होंने subsidiary system of alliances ऐड किया और subsidiary system of basin को भी लाया, लेकिन ये बेसिन उनके लिए थी, इट वाज ओनली फॉर मराठास। और इसमें जो प्रोविजंस थे वो सेम थे जो वेल्सले ने सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस में थे, अलायंस में जो थे। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली, आगरा और अजमेर को कब कैप्चर किया गया था। ये कैप्चर किया गया था 1803 में, लॉर्ड लैक ने कैप्चर किया था दिल्ली, आगरा और अजमेर को, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड वेल्सले जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। Wellesley also imposed a ban on press and ordered any manuscript to be published should be first submitted to the government for approval. गवर्नमेंट ने जो है वो एक बार फिर यानी शुरुआत की एक तरह से बैन करने की प्रेस के ऊपर, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड वेल्सले होता है। और इसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इस पॉलिसी को हमने इस पॉलिसी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे पहले लेक्चर के दिन, जब हमने इसको जो है वो आपके सामने डेमो के तौर पे पेश किया था। तो आपकी जो उसकी जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। सर जॉन बार्लो 1805 से लेके 1807 तक ये जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बात थी इनके टाइम पे। एक तो इन्होंने 1807 में ट्रेड को एबॉलिश किया, यानी स्लेव ट्रेड जो हो रही थी इंडिया में उसको एबॉलिश किया। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा गया है और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहली जो सिपाही म्यूटिनी जो है वो इंडिया में कब हुई थी, 1806 में एट वेलोर। और क्वेश्चन आपके साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली म्यूटिनी सिपाही म्यूटिनी जो 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 को भी कहा जाता है सिपाही म्यूटिनी। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा फर्स्ट जो सिपाही म्यूटिनी थी वो कब हुई थी, वो वेलोर में हुई थी या वो यूपी में हुई थी, मेरठ में हुई थी, तो आपको कहना है कि वेलोर में जो है 1806 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर जॉर्ज बार्लो। उसके बाद फिर मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, क्योंकि लॉर्ड मिंटो फर्स्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि गवर्नर जनरल्स आप देखोगे मिंटो के नाम पे 2 गवर्नर जनरल्स है। इसी तरह से लॉर्ड हेस्टिंग के नाम पे भी 2 गवर्नर जनरल्स है। सो लॉर्ड मिंटो जो है वो गवर्नर जनरल बने 1807 से लेके 1813 तक। इन्होंने क्या किया, पहली बार यहाँ पे याद रख लीजिएगा, सिर्फ रिजर्व रखा था एक फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिजर्व रखा गया था फंड यहाँ पे। और इसके पास जो है वो एक बात यहाँ पे हुई थी बिटवीन रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में 1809 में। उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जी हाँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो 2 बार हुई है। एक बार बिटवीन एक तो ब्रिटिशर्स यानी लॉर्ड हार्डिंग और गुलाब सिंह। उसके साथ साथ जो पहली ट्रीटी हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन रंजीत सिंह और मिंटो फर्स्ट यानी लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसके बाद फिर मैंने जैसे आपको कहा कि जो चार्टर एक्ट है वो उसको पास किया गया था 1793 में, और फिर इसी तरह से जो है वो 1813 में चार्टर एक्ट को पास किया गया था। और इसमें लेकिन इस एक्ट में क्या था, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया वाज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है बहुत बार, यानी आपको देखना है कि मोनोपोली ऑफ इंडिया वाज एबॉलिश्ड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया के ऊपर वो एबॉलिश की गई, लेकिन सिर्फ जो है वो किस में आप ट्रेड कर सकते थे, टी में और ट्रेड विद चाइना। रिमेंबर इट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नर जनरल जो कि 1813 से लेके 1823 तक। अब इन्होंने क्या किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने, जी हाँ, मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग, इसको याद रख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, आसानी होगी।
और डेट भी याद रख लीजिएगा 1813 से लेकर 1823 तक। ही डिफीटेड गोरखा लीडर अमर सिंह थापा एंड साइंड ए ट्रीटी विद हिम इन 1816, ए ट्रीटी ऑफ संगोली। इसने एक ट्रीटी साइन की थी। गोरखा लीडर जो कहाँ के थे, नेपाल के थे। फर्स्ट जो एंग्लो नेपालीज वार हुई थी उसमें जो है वो डिफीट किया था इन्होंने अमर सिंह थापा को, और इसे टाइटल मिला था मार्क्यूज का, अर्ल ऑफ गोथरा और एंड मोयरा, अर्ल ऑफ मोयरा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे कहा जाता है रॉयतवारी सिस्टम। अब इसमें रॉयतवारी सिस्टम में क्या चीज़ थी, आपने देखा कि जब परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवेल्स, इसी तरह से ये यहाँ पे जो है वो रॉयतवारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करता है मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग। ये एक तरह से डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था। गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने लगी, नो इंटरमीडिएटर्स, यानी जमींदार को यहाँ पे कंप्लीटली वो ख़त्म करने लगे। इसी तरह से उसके बाद एक और गवर्नर जनरल बन जाते हैं लॉर्ड एमहेर्स्ट। 1823 से लेकर 1827 तक इन्होंने फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार की थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। जी हाँ, आपके पास जो हमने कल लेक्चर दिया था, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1774। याद रख लीजिएगा, पहला जो सुप्रीम कोर्ट है 1774 में कोलकाता में बना था, और उसका चीफ जस्टिस कौन था और कितने जजेस थे, आप कमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ इंडिया में फर्स्ट जुडिशियल मर्डर कब होता है और उसका नाम क्या है, क्यों होता है, वो आपको नहीं बताना है। ऑलरेडी अगर आपको वो जानने की कोशिश करना है कि वो क्यों हुआ था, वो आप लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हु वाज द एडिटर ऑफ बंगाल गेजेट। ये बंगाल गेजेट इंडिया का पहला जो है वो एक तरह से अखबार है, न्यूज़पेपर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हो इन नामों को। चलिए फर्दर डिस्कस कर लेते हैं अब जो है वो। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नन अदर देन लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को आपको अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे एक टाइटल यहाँ पे इसका चेंज करूँगा, जिस तरह से आप लोग जो है वो आप देखते हो, और आपको पता होगा कि अगर आप लोगों ने पीछे लेक्चर्स को फॉलो अप किया है तो आपको वो डेफिनेटली वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसे कहा जाता है फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड बेनेवोलेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब कब से कब तक थे, 1827 से लेके 1835 तक थे इंडिया में, और इसे कहा जाता है बेनेवोलेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही व्हाट इन्होंने क्या किया, ही बैंड सती, इन्होंने सती को बैन किया 1829 में। इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया 1830 में। इसीलिए जो है वो फादर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, नाउ ही बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1827 से लेके 1833 तक ये सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और 1833 से लेके 1835 तक ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपको चार्टर एक्ट में पता चलेगा। इन्होंने सप्रेस किया थुगीज मूवमेंट को। एक थुगीज जो थे एक ठग्स थे, ये डाकूज थे, ये रॉबर्स थे, ये मर्डरर्स थे, इनको इन्होंने सप्रेस किया। सो थुगीज मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके दौर में एक और चार्टर एक्ट पास किया जाता है, यानी 20 ईयर्स के बाद, जो ऑलरेडी आपको पता है 1833 में चार्टर एक्ट वाज पास्ड। इसमें क्या था कि ये ट्रेडिंग चार्टर वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स, अगेन इट वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। नाउ इसमें क्या किया गया, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड, बोथ ट्रेड ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। 1833 में याद रख लीजिएगा, 1833 में ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना जो है वो कंप्लीटली अबॉलिश किया गया चार्टर एक्ट में। और लेकिन 1813 का चार्टर एक्ट था, उसने जो है वो कहा था कि ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना जो है वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। पहली बार इंग्लिश के रिलेटेड फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी नोन इज मैक्यूलेस मिनट्स फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। पहली बार एक जो है वो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, वो किसके थ्रू लाई गई, मैक्यूले जो है वो एक कमिश्नर था, जी हाँ, इसका हेड था मैक्यूले। सो इसे कहा जाता है मैक्यूलेस मिनट्स फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एंड इंग्लिश वाज मेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज। पहली बार आपको याद होगा कि हमने पहले ही आपको कहा था कि स्टेप बाय स्टेप
ये जो है वो ब्रिटिशर्स डेवलपमेंट करते हैं। इसी तरह से जो है इंग्लिश को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ऑफिशियल लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था ये। क्योंकि जो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो इन्हें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी और यहाँ के लोगों की जो है वो डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज थी। तो आपस में जो है वो एक तरह से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। इन्होंने मालवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। सो मालवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने क्या किया, इस लैंड रेवेन्यू में जो है वो विलेज हेडमैन जो है वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कलेक्ट करे टैक्सेस को। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज बर्ड लैंड सिस्टम। क्योंकि बर्ड जो है वो इसका जो आर्किटेक्चर था बर्ड था। सो उन्होंने जो है इसको जो है एक तरह से सजाया था, डिज़ाइन किया था इस मालवारी सिस्टम को। जो मैंने आपको कहा कि इसका जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मालवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज अ टाइप ऑफ ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और इसे कहा जाता है आल्सो बर्ड लैंड सिस्टम बिकॉज़ बर्ड वाज़ द चीफ आर्किटेक्ट। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।